हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के बदले हुए ट्रेंड की वजह से। अब बोर्ड में क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं और साथ ही साथ में दूसरा एमसीक्यूज बेस्ड। इस एमसीक्यू बेस्ड और केस स्टडी को अक्सर देखकर बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी हॉट टॉपिक है और इसमें इस बार एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए आप कहेंगे कि ये तुमको पता है कि मैनेजमेंट है, उसके लेवल्स हैं। यहीं पर ही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि 2-3 लाइंस पढ़ी और फिर उसके बाद चैप्टर में देखा, हाँ अब हम कर लेंगे, और पेज पलट गए और डायरेक्ट अनसॉल्व करने लग गए। अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें और उससे बैक में भी जाकर बात करें तो चैप्टर के 2-3 पेज पढ़ लेने पर आंसर्स रेडी हो जाते थे और थ्योरेटिकल आप लिख लेते थे। अब एप्लीकेशन और स्किल बेस्ड है, इसमें जब तक का अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होगा तब तक आपके आंसर नहीं आएंगे। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, इसके लिए मैं एक विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट लेना चाहता हूँ। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समझने के लिए एक सिस्टम को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा ही सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जैसा आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक मिस्टर ए हैं, इनको मैंने टॉप पे रखा हुआ है। ये ए, एक्स, वाई, जेड, ये 4 फ्रेंड एक साथ काम करा करते थे। तो मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि उन्हें क्या करना है, उन्हें बिजनेस करना है। अब ए ने सोच तो लिया कि हमको बिजनेस अगर रन करना है, अगर बिजनेस रन करना है, कोई कंपनी रन करनी है, तब इनके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ए का अपना एक ऑब्जेक्टिव है अपने बिजनेस को लेकर के कि उनके जो गुड्स होंगे उनकी क्वालिटी किस लेवल की होगी, वो डीलिंग 1 स्टेट में करेंगे या पैन इंडिया लेवल पे काम करेंगे। अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ये एक दूसरे से लिंकअप है, ध्यान समझिएगा। ये काम ए कर रहे हैं, एक्स वाई जेड नहीं कर रहे हैं। अब ए के ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद में ये क्या करेंगे, अपने प्लान एंड पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे। किससे रिगार्डिंग? अपने ऑब्जेक्टिव से रिगार्डिंग। तो देखिए लिंकअप हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसलिए लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन द ऑब्जेक्टिव्स। बुक में आपको ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी, उसको मैंने ईजी करने की कोशिश करी। आफ्टर देन इसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये डेवलप करेंगे अपने प्लान, पॉलिसीज और स्ट्रेटजी को। अब स्ट्रेटजी अगर हो गई, इसके बाद में क्या करना होगा, इन्हें ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क करना होगा। सर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ये क्यों सोचेंगे? तो यहाँ पर अपने हैंड्स को ये डेवलप कर रहे हैं। जैसे इस जगह पर देखिए, इन्होंने अपने उन्हीं फ्रेंड्स को एक्स वाई जेड जो कि बिजनेस करने को रेडी नहीं थे, उनको अपने साथ में अटैच करना है, एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है कि कितने स्पैन तक का ये जाते हैं। आफ्टर देन असेंबल द रिसोर्सेज। बुक में ऐसी लैंग्वेज मिल रही है आपको। अब असेंबल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? कंपनी रन करनी है तो उस कंपनी के लिए अगर अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने किए, मान लेते हैं कि एक डिपार्टमेंट का हेड इन्होंने बनाया एक्स को, दूसरे डिपार्टमेंट का वाई को और फिर थर्ड का जेड। अब इस डिपार्टमेंट के नेम भी हो सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेलिंग डिपार्टमेंट है। इस तरह वेरियस बिजनेस में डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पर मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या एक्स अपने पास से घर से पैसा लगाएंगे, वाई लगाएंगे? ये सारा का सारा काम अगर एक्स वाई जेड खुद ही कर लें डिपार्टमेंट हेड होने के नाते, तो ये खुद ही ओनर नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ डिफरेंस समझिएगा, विजन लाइएगा, थोड़ा फील करिएगा कि ओनरशिप में डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? वो ए के पास है। और रिसोर्सेस असेंबल करके देंगे, कहाँ से कितना ले करके आना है, ये सारा प्रोवाइड कौन कराएगा? ए ही कराएगा। आफ्टर देन कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द परफॉर्मेंस। अब एक डिपार्टमेंट अगर बहुत तेज काम कर रहा है तो ये वाई नहीं कर पा रहे हैं, ये वाई का डिपार्टमेंट कैसे? मानिए प्रोडक्शन बहुत तेज हो गया, अगर प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया, लार्ज लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, तो उससे क्या सेलिंग डिपार्टमेंट उसको सेल कर पा रहा है? तो एक्स जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और ये इसके हेड हैं। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से रन किया और रॉ मटेरियल यूज़ करके प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया। अब प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वो उतने को मार्केट में सेल कर पा रहा है? क्या उतनी मार्केट में डिमांड है? सप्लाई तो कर पाएगा? अब इन सब में क्या होगा? रॉ मटेरियल मनी फंस जाएगी। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, कंट्रोल करना, ताकि इनकी परफॉर्मेंस प्रॉपर वे से गोल ओरिएंटेड ही रहे। देन
एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। ध्यान से देखिए, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो जो एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आउटसाइडर के साथ में एनालिसिस कौन करेगा? ये काम सिर्फ मिस्टर ए ही करेंगे, XYZ नहीं करेगा। तो जो भी इस तरीके का रोल अदा करेगा, जैसे यहाँ पे प्ले कर रहे हैं ए, तो दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो अभी जल्दी जल्दी से फिर बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कौन लेगा? जो ओनर होगा वही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा बिजनेस के लिए। ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे तब रूल्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजी ये कौन लेगा? ये भी वर्क करेगा ओनर ही, तो क्यों आगे उसको समझाना बताना है लोगों को। अगर इतना काम हो जाएगा तो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगल बगल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारा के सारा फंक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। क्यों ये सारा काम किया जाता है? तो आप ध्यान से अगर समझिए, इसका पर्पस क्या है? ये कंट्रोल है। किस बात के लिए कंट्रोल है? ऑपरेशनल एंड मॉनेटरी एस्पेक्ट। तो ये जो ऑपरेशनल नेचर है और जो मॉनेटरी नेचर है उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। इस वजह से ये सारा का सारा काम होता है। अब अगर मैं बहुत ही आसानी से आपसे यहाँ पे बात करूँ, पूछूँ कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। अगर कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन कीवर्ड है, केस स्टडी के बीच में आ रहा है, तो अब आप सोचिए कहाँ क्लिक करेगा? ये फॉर्मेशन हो रही थी, चाहे गुड्स की फॉर्मेशन हो, प्रोडक्शन की हो, चाहे कंपनी की फॉर्मेशन हो, तो ये फॉर्मेशन की सारी कॉस्ट कौन बियर कर रहा था? XYZ। आप कहोगे नहीं सर, ये तो ओनर कर रहा था। तो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इज डायरेक्टली लिंक विद, बिल्कुल सही आपके दिमाग में है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्रॉफिट जैसी अगर टर्मिनोलॉजी हो तो ये किससे लिंकअप होगा? बिल्कुल सही आ रहा है कि प्रॉफिट ओनरशिप के लिए होगा। तो जो भी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं, इसकी वजह से जो वर्क होता है ये सारा का सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो यहाँ पर जो ये फ्रेम आपको देने के लिए कोशिश करी, ये सारी एक्टिविटी जो ए ने करी, ये सारी एक्टिविटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरीके से ही इनका फंक्शन था, ये किया। अब इन्होंने अपने अंडर में कंपनी में डिपार्टमेंट्स रखे, अपने हैंड्स बढ़ा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट जब रखे तो उसमें XYZ जो कि इनके फ्रेंड हुआ करते थे, यही सब इनके पास कमियां थी फ्रेंड्स की कि ये लोग ओनर नहीं हो पाए और इनको इन्होंने डिपार्टमेंट हेड की तरह बना लिया, हैज ए हेल्पिंग हैंड कर लिया। तो ये अब आगे क्या काम करेंगे, बिजनेस कैसे रन करेगा। अब इनको सारी चीजें समझा तो दी गई, अब करेंगे क्या भाई? अब XYZ किसी एक को में ले लेते हैं, डिपार्टमेंट हेड है भाई, तो इनके अंडर में इसी बिजनेस को आगे रन करने के लिए वर्कर्स रखे जाएंगे, उनके सुपरवाइजर्स रखे जाएंगे। तो ये लोग जो काम करेंगे वो क्या होगा? दैट्स क्रिएट अ मैनेजर्स। मिडिल लेवल फंक्शन के ऊपर आते हैं। मिडिल लेवल फंक्शन का मतलब जो ये लोग काम करेंगे। विजन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टॉप पर है तो जितना काम ए ने किया है वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट, जितना काम ये लोग करेंगे XYZ, ये सारा का काम मिडिल लेवल पे हो जाएगा। तो ये काम क्या करेंगे? XYZ डायरेक्टली लिंक किससे हैं? बिल्कुल सही, ए से। तो ए ने जो ऑब्जेक्टिव्स लिए थे, जो पॉलिसी फ्रेम करी थी, जो स्ट्रेटजी करी थी, वो सारी की सारी उसने XYZ को बता दिया। XYZ इन चीज़ को समझ गए, XYZ इसी को ही आगे बढ़ाएंगे और इंटरप्रेट करेंगे, नेक्स्ट लेवल के लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बुकिश लैंग्वेज ऐसे होगा, इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। तो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, समझाना है आगे लोगों को ले जा करके। देन सेलेक्टिंग सूटेबल। अब सेलेक्टिंग सूटेबल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी जो पर्सनल्स हैं उनको ये लोग अपने डिपार्टमेंट पे रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से ही आगे काम करवाना होगा। इसी तरीके से X अपने डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइजर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करेंगे, जो कि मैनेजर्स होंगे कंट्रोल करने के लिए। आफ्टर देन अगर इन सबको इन्होंने अपॉइंट कर लिया तो अपॉइंट करवाने के बाद में क्या काम होगा? इनको ड्यूटीज़ दी जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। ध्यान दीजिए, वहाँ से ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं फ्लो हो रही हैं। ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो मिडिल लेवल पर हैं, क्योंकि XYZ अब अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं और अपने डिपार्टमेंट में जो इन्हें वर्क करना है वो काम ये लोग इन्हीं के थ्रू करवाएंगे और इनको असाइन करेंगे क्या? ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब ये तो सेकंड लेवल पे हो गए। इनके अंडर में जो लोग आ जाएंगे वो कौन से होंगे? थर्ड लेवल।
तो थर्ड लेवल कौन सा होगा हमारे लिए? लोअर लेवल। तो जब लोअर लेवल को काम दिया जाए, दिस इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर प्रोडक्शन करना है तो क्या मैनेजर जाके डायरेक्ट प्रोडक्शन करेंगे? नहीं, मैनेजर्स के अंडर में ढेर सारे लोग होंगे। यहाँ पे मैनेजर एज ए सुपरवाइजर भी रोल करेंगे, और जो ये वर्कर्स हैं इनसे इनको काम करवाना होगा। अब जब काम करवाना होगा वर्कर्स को, तो इनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो अगर वर्कर को मोटिवेट करना है तो कौन करेगा? ये ओनर आके करेगा? नहीं, वो टॉप पे है, ये बॉटम पे है। तो टॉप लेवल जो है वो बॉटम लेवल से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टिविटी डायरेक्टली नहीं है। कौन कनेक्ट होगा? जो हमारे पास लोअर लेवल होगा, मीन्स जो सुपरवाइजर होंगे। तो अब ये सुपरवाइजर अपने मन से मोटिवेट करेंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे? नहीं, उनको कौन गाइड करेगा? उनको गाइड करेंगे ये आपके पास मिडिल लेवल वाले। और जब इनकी बातें, मतलब ओनर्स की बातें लेकर आएंगे तो एज ए फॉर्म ऑफ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। इसी टर्म देखिए, डिटेल, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। तो जब ड्यूटी असाइन करेंगे तो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देंगे, साथ में जो ये वेरियस यूनिट्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगे। सर कोऑर्डिनेशन तो ऊपर भी है, क्योंकि वो भी कोऑर्डिनेट करेंगे XYZ के बीच में, कि अगर मान लीजिए किसी का कोई प्रोडक्शन कम हो गया और कहीं पर कोई अकाउंटेंट नहीं है तो शिफ्टिंग करेंगे, ये भी तो कोऑर्डिनेशन है जो ये कर रहा है। तो फिर ये ऐसे कैसे कोऑर्डिनेट खाली कर रहे हैं? या फिर इसके बाद लोअर लेवल भी कोऑर्डिनेट करेगा? यस, इसी जगह पे कोऑर्डिनेशन के ऊपर आपको अपना एक हॉट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है MCQ का। कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसा पॉइंट है जो ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट कवर अप करता है। ये मतलब टॉप लेवल में भी कोऑर्डिनेशन आएगा, मिडिल लेवल में भी आएगा और लोअर लेवल पे भी आएगा, मींस एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन ही तो है। अब आइए मोटिवेशन, मोटिवेट पर्सनल टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो इनके अंडर में मैनेजर्स हैं, जूनियर मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है, उनको ये XYZ मोटिवेट करेंगे। किस वजह से? जो ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से डिसाइड हुए थे, जिन ऑब्जेक्टिव को चाहते हैं, मींस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। मोटिवेट हो, अपना भी काम करें। सर ये अपना भी काम करेंगे और कैसे कंपनी काम हो सकता है? अगर क्रिकेट मैच है, एक बंदे की सेंचुरी अटकी हुई है 99 पर और रन लेने की ज़रूरत 1 की है, तो क्या होगा? वो अपनी सेंचुरी के लिए ज़्यादा भागेगा या टीम को जिताएगा? तो टीम एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर वो एक रन भी ले सकता है और साथ में टीम को जिता सकता है। तो ऐसी एक्टिविटी करे कि खुद का भी डेवलपमेंट हो और टीम गोल ओरिएंटेड वर्क भी हो जाए। देन कोऑपरेट विद एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोऑपरेशन भी करना होगा। तो हम लोग आते हैं थर्ड लेवल के। जैसे आप मैनेजर सुपरवाइजर स्टार्ट हो रहा है, ये आपका आ जाएगा थर्ड लेवल। थर्ड लेवल मतलब सुपरवाइजरी लेवल, मतलब ऑपरेशनल लेवल। तो चाहे इसको लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलें, चाहे ऑपरेशनल लेवल बोलें, चाहे सुपरवाइजरी बोलें, इस नेम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। अब इसको समझिए, क्या ये फंड रिक्वायर करेंगे? क्या ये मॉनेटरी कंट्रोल करेंगे? नहीं, ये सारा का सारा काम किसका है? किंग का है, राजा का है, जो कि ए है। तो ये किंग की तरह एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ये बॉटम लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो बॉटम लेवल मतलब यहाँ पर इनके साथ इनका काम है। तो इनके साथ में इन दोनों के रिलेशन को आपको समझना है कि मैनेजर्स के साथ में जो बॉटम लेवल है ये किस तरीके से काम करेंगे। तो ये लोग मैनेजर्स, नंबर 1 इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, जो ऊपर से ऑब्जेक्टिव्स आए, पॉलिसीज आए, उनको समझाया गया मैनेजर्स को, और ये इन लोगों को डायरेक्टली ऑर्डर्स देंगे, अपने इंस्ट्रक्शंस देंगे। देन प्लान करेंगे डे टू डे रूटीन का। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, सर ये प्लान तो अभी हुआ था, किंग कर रहा है, टॉप लेवल पे कर रहा है प्लान, ये कैसे प्लान कर रहे हैं? एग्जामिनेशन में ट्विस्ट होकर क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको समझिएगा। जब इनके बेटा प्लान की बात हो रही है तो ये प्लान बिजनेस प्लान है, लॉन्ग रन प्लान है। और इनके जब प्लान की बात हो, देखिए प्लान एंड पॉलिसीज एक्सप्लोरिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग रन के बिजनेस के लिए हैं, उसके ऊपर प्लान बेस्ड हो रहा है। और जब इनके प्लान की बात होगी तो ये डे टू डे होगा। तो क्वेश्चन इस तरह 2 पार्ट में MCQs में भी आ सकता है। प्लान
कंफ्यूज नहीं होना है, एक दूसरे से मिलते जुलते आंसर लग रहे होंगे आपको वहाँ पर। तो जब विजन एकदम क्लियर होगा कि डे टू डे प्लानिंग एक्टिविटीज की बात हो रही है, मीन्स लोअर लेवल मैनेजमेंट। और अगर जो है लॉन्ग रन के लिए हो रही है, यह ऐसा प्लान है जो कि ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लोर कर रहा है, यहाँ लिखा है एक्सप्लोरिंग ऑब्जेक्टिव्स, एक ऐसा प्लान जो कि ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लोर कर रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तब एमसीक्यू में डायरेक्ट इस पे आपको आंसर लगाना होगा। देन असाइन, ये भी असाइन कर रहे हैं, ये भी असाइन कर रहे हैं, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर मीन्स मैनेजर्स मीन्स सुपरवाइजर, ये किससे डील कर रहे हैं? वर्कर से डील कर रहे हैं। जब वर्कर से डील कर रहे हैं तो ये क्या असाइन करेंगे? वर्कर को वर्क असाइन करेंगे। देखिए वर्क टू वर्कर। अब सर अभी आप पर्सोनल बोल रहे थे, अब आप वर्कर बोल रहे हो, तो ये सुपरवाइजर, पर्सोनल और वर्कर का डिफरेंस ये भी आपको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि जब पर्सोनल टर्म है तो वो मिडिल लेवल के एक्सप्लेनेशन में यूज होता है और लोअर पे वर्कर हो रहा होता है। पर्सोनल और वर्कर का विजन भी यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल। पर्सोनल के लिए मैंने लिख रखा है पर्सोनल और वर्कर के लिए। पर्सोनल में देखिए वर्किंग अंडर कंपनी, कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं। और जब बल्कि वर्किंग फॉर कंपनी, ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर पैरेलल वर्क हो रहा है, काम करा जा रहा है, और वो जनरली लोअर सेगमेंट के लिए बात होती है। तो अब जब अंडर कंपनी करेंगे तो कौन कौन हो सकते हैं? ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे पर्सोनल कैटेगरी के अंडर में आ जाते हैं। जब हम वर्कर के नेचर से बात कर रहे हैं तो ये लोअर लेवल से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ समझ लीजिए। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्म केस स्टडी में आएगा कि अगर ऐसी कंडीशन है ए या बी वाई जेड राम मोहन सोहन डायरेक्ट कांटेक्ट में वर्क कर रहे हैं फ्लोर लेवल पर, तो दे वर्क अंडर विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको बताना है लोअर लेवल। तो डायरेक्ट कांटेक्ट एक टर्म हो सकता है। अब क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है, क्वालिटी ओरिएंटेड वर्क, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो उस क्वालिटी को डे टू डे इंस्ट्रक्शन दे करके कौन करेगा? लोअर लेवल, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी वर्क। देन जो वर्किंग कंडीशन है जिसमें काम किया जा रहा है, उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या राजा आएगा, किंग आएगा वर्किंग कंडीशन को डे टू डे देखने के लिए? वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही आपने सोचा, लोअर लेवल। तो ये सर हम रट लेंगे, रट के भी आप काम कर सकते हो, तो आपने अगर रट लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिटी लेवल वर्क अगर हो रहा है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तब ये सारा का सारा गुड एनवायरनमेंट रखेंगे। एनालिसिस की बात हो रही है, एनवायरनमेंट। सर अभी फंस गई बात, अभी एनालिसिस एनवायरनमेंट की तो आपने बात करी थी कि टॉप लेवल करेगा। ये देखिए एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट, अब यहाँ पे भी एनवायरनमेंट, डिफरेंस समझिएगा। यहाँ का जो एनवायरनमेंट एनालिसिस है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। किसके लिए? बिजनेस के एनवायरनमेंट के लिए। और जब बल्कि ये जो एनवायरनमेंट है ये वर्किंग एनवायरनमेंट है। तो एमसीक्यू में भी फंसेगा क्वेश्चन, और केस स्टडी में भी समझना होगा कि एनवायरनमेंट किस चीज से बात हो रही है, डे टू डे एनवायरनमेंट वर्किंग कंडीशन की बात हो रही है या बिजनेस एनवायरनमेंट की हो रही है। अगर बहुत ही लार्ज लेवल की बात होगी, बिग लेवल की, तो बड़ा आदमी करेगा। बड़ा कौन है? यहाँ सबसे ज्यादा ए है, जो क्या है? टॉप लेवल पे है। एक इसमें और भी जोड़ देते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन। देन एनकरेज इनिशिएटिव टू, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। सर यहाँ भी इनकरेज कर रहे हैं, यहाँ पे भी इनकरेज कर रहे हैं। बेटा यहाँ जो मोटिवेशन है वो पर्सोनल के लिए, ताकि लोगों से आगे काम लिया जा सके और प्रोडक्शन की स्पीड इनके थ्रू बढ़ाई जा सके। और यहाँ पे ये इनकरेज कर रहे हैं कि इनिशिएटिव ले। कौन इनिशिएटिव ले? जो वर्कर्स है। यहाँ पर जब लोअर लेवल की बात हो रही है तो मैनेजमेंट इनको फोर्स कर रहा है कि तुम काम कराओ, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम हमको बताओ, अपनी बातें शेयर करो, कोई तरीका है उसको आगे बढ़ करके लेकर के आओ। डिफरेंस समझिएगा। ये क्या कर रहे हैं? ये इनको मोटिवेट कर रहे हैं काम करवाओ, मतलब मैनेजर से कहा जा रहा है कि आप काम कराओ, तो यहाँ पर वर्क होगा मोटिवेशन। और जब इनकी तरफ से आइडियाज हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई, वर्क के लिए इनिशिएटिव्स हो गए, तो इसके लिए जब इनको बोलेंगे, इनकरेज करेंगे, तो ये इनिशिएटिव वर्ड में आएगा। और इसी जगह पे ही जब इन दोनों में रिलेशन है तो इनकी ग्रीवेंसेस भी होगी, वो मैनेजर को बताई जाएगी। ग्रीवेंसेस लोअर लेवल की होगी, इस ग्रीवेंसेस को ये मैनेजर्स मिडिल लेवल तक लेकर के जाएंगे। इसी के लिए देखिए फोर्थ वाला पॉइंट है
रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेस। ये किसके ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वर्कर के ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको करेंगे? डिपार्टमेंट हेड को। तो अब मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक का ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब क्वेश्चन जो है वो बेटा केस स्टडी में सिचुएशन बेस्ड भी आ सकता है, कन्वर्सेशन बेस्ड भी आ सकता है। कन्वर्सेशन बेस्ड 2-3 लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसको देख करके समझना होगा कि अगर इसने कोई डायलॉग किया है तो वो किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बंदा बात करने से कैसा लग रहा है कि ये टॉप लेवल का है या ये मिडिल लेवल का है या ये लोअर लेवल का है, या फिर आपका सरकमटेंसेस बेस्ड हो जाएगी कि एक कंडीशन गिवन होगी कि पर्टिकुलर मिस्टर एम है, वो पहले इस लेवल पे जॉब कर रहे थे, नाउ दे रिटायर एंड डूइंग देयर ओन बिजनेस। तो पहले किस लेवल पे काम कर रहे थे, अब अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो कंडीशनल क्वेश्चन या जिसको कह सकते हैं सरकमटेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और कन्वर्सेशन बेस्ड तो वहाँ पढ़ के आपको समझना होगा। मेरा ये सजेशन आपको है कि जो क्वेश्चन है उनको पहले क्वेश्चन को देखिए कि 2 पार्ट्स में होंगे। 2 पार्ट्स का मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट होगा पैराग्राफिक फॉर्म, और जो सेकंड फॉर्म होगा उसमें आपको क्या करना है वो गिवन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे करने वाले क्वेश्चंस में पहले आप सेकंड पार्ट को करिए, मींस पढ़ लीजिए क्वेश्चन आपसे चाह क्या रहा है, तो एक फोकस डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन को लेकर के, और फिर पैराग्राफ को आप रीड करिए। तो अब बात आती है केस स्टडी करने के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, धीरज, नीरज, सूरज आर 3 फ्रेंड्स। हम लोग ये कन्वर्सेशन बेस्ड है केस स्टडी, उस पर काम करेंगे। और मैंने बताया था कि जब भी केस स्टडी दी हुई हो तो सबसे लास्ट में देख लीजिए कि करने को क्या कहा गया है। तो लास्ट में गिवन है, इन द अबव केस आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट दीज 3 फ्रेंड्स बिलोंग टू। अब कन्वर्सेशन को देखकर ये रिकॉग्नाइज करना है कि किस लेवल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इनकी बातों को देख पढ़ करके समझना है। शुरू करते हैं। दे वर्क इन द सेम कंपनी, दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने इजी कर दिया कि कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा लेवल, एक लेवल नहीं, अलग अलग हैं। आगे है, एवरी डे दे मीट एंड डिस्कस देयर वर्क विद ईच अदर, वन डे दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो देखो कन्वर्सेशन बेस्ड आ गया कि नहीं आ गया, सिचुएशनल नहीं है कि सिचुएशन दे दी गई ऐसा काम कर रहे हैं, कन्वर्सेशन बेस्ड है। अब धीरज की बात करते हैं। धीरज सेड, इसी बात से जो उन्होंने बोला है उससे हमको समझना होगा कि किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धीरज सेड, दीज डेज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मोटिवेटिंग द पीपल एट शॉप फ्लोर। तो देखिए यहाँ तो हिंट ऐसे ही दे दिया, शॉप फ्लोर की बात हो रही है, डायरेक्ट लेवल की बात हो रही है। बिल्कुल सही आपके दिमाग में आया, लोअर लेवल मैनेजमेंट। आगे है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, पढ़ लेते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू परचेज 2 न्यू मशीन्स, आई नो आई विल हैव टू सेट एन एग्जाम्पल बाय बीइंग बेस्ट लीडर। तो हम लोग वैसे डिसाइड कर चुके हैं कि लो लेवल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, नीरज देखिए क्या कहते हैं, इनकी बातों से पकड़ना है। नीरज सेड, आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद नोइंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन माई डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आ गया, अगर आपने याद होगा चार्ट में डिपार्टमेंट, तो मिडिल लेवल की बात आ रही कि नहीं, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिडिल लेवल, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आंसर हो गया। मगर पढ़ लेते हैं एक बार। डिफरेंट पॉलिसीज हैव टू बी इन्फॉर्म्ड टू एम्प्लॉय सो दैट दे बिकम अवेयर ऑफ आवर कंपनीज गोल। तो ये बहुत ही आसान है, इन्होंने सिर्फ फंक्शंस को ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि टॉप लेवल से पॉलिसीज आ रही हैं, उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया। आगे लिखा है, आई ऑल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंटल हेड्स टू नो देयर रिक्वायरमेंट। और ये एक फंक्शन था ही, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था कि कोऑर्डिनेट करके चलना होता है अदर डिपार्टमेंट के साथ में। अब हम थर्ड के ऊपर आते हैं। सूरज, सूरज ने क्या कहा उससे रिकॉग्नाइज करते हैं। सूरज सेड, आई हैव टू डिसाइड फॉर लॉन्ग टर्म। राजाओं की तरह लॉन्ग रन की बात हो रही है। आई नो आई विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी,
चाहे लोअर लेवल करे चाहे मिडिल लेवल करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई लेवल की होती है। ऑल द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी रिक्वायर ए लॉट ऑफ प्लानिंग बिफोर फॉर्मुलेशन। तो कौन पॉलिसी स्ट्रेटेजी मेंटेन करता है? सबसे पहले टॉप लेवल ही होता है। तो अब यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कि धीरज रिप्रेजेंट करेंगे लोअर लेवल को, नीरज रिप्रेजेंट करेंगे मिडिल लेवल को और सूरज रिप्रेजेंट करेंगे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो सिर्फ सर क्या हम इसमें सिर्फ इतना ही आंसर लिख दें कि ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और यहाँ पर लोअर लेवल है? जी बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चंस आपके पास हैं इसमें आपको ये पॉइंट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। इनके कन्वर्सेशन से पता चल रहा है आपको। तो जब आप टॉप लेवल की बात करेंगे, आपने सूरज को टॉप लेवल बताया, तो अगर टॉप लेवल है तो सूरज किस चीज़ से रिकॉग्नाइज होता है? तो अपने आंसर में आपको मेंशन करना होगा दीज पॉइंट्स, क्योंकि टॉप फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट आर दीज। इसी तरीके से नीरज की बात हो रही है, तो नीरज आपने रिकॉग्नाइज तो कर लिया मिडिल लेवल है, मगर मिडिल लेवल पे आपको उनके फंक्शंस मेंशन करने पड़ेंगे। फिर धीरज की बात आती है, तो धीरज लो लेवल पे कर रहे हैं वर्क, ये सारे पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे। सर सारे, अरे एक दो मिस कर सकते हैं आप। तो ये क्या करेंगे? इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, और ये मेन पॉइंट तो लाओगे। सब कुछ नहीं याद है तो ये तो आपको बेटा लाना ही पड़ेगा, बिकॉज दे डू वर्क एज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, रिस्पॉन्सिबल होंगे क्वालिटी के लिए, क्योंकि मशीन वगैरह देखो इसमें ला रहे हैं, इससे क्वालिटी अच्छी रहे, गुड वर्किंग कंडीशंस होगी, और डे टू डे इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी ये करेंगे, डिसिप्लिन भी ये करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे केस स्टडी के लिए।